बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, जो हम आज टॉपिक करने जा रहे हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमने लास्ट टाइम किया था। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इनकम स्टेटमेंट। वो हमारे पास क्या है? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट पहले सवाल एक पैदा होता है क्या हमारे पास? देखिए, हर बिजनेस क्यों करते हैं अहमद बेटा? हम बिजनेस क्यों करते हैं? क्या रीजन होता है बिजनेस करने का? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए, इन शॉर्ट प्रॉफिट कमाने के लिए। हर बंदा जो बिजनेस कर रहा होता है उसका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट। कि मैं बिजनेस करूं, उससे पैसे अर्न करूं, उससे प्रॉफिट कमाऊं और अपनी नीड एंड वांट को पूरा करूं। मेन मकसद होता है प्रॉफिट। तो हर बिजनेस अपना प्रॉफिट मालूम करना चाहता है। ट्रायल बैलेंस तो हम इसलिए बनाते थे कि कोई एरर वगैरह है तो वो पहले से पता लग जाए। ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस का मकसद क्या होता है कि एक समरी आ जाए हमारे पास, जितने भी हमारे पास एक लिस्ट आ जाए हमारे पास कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, उन सब के बैलेंसेस की एक लिस्ट आ जाए। और कोई एरर अगर हमने किया है डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर तो वो आइडेंटिफाई होता है। वो कैसे आइडेंटिफाई होता है वो एक अलग टॉपिक है। वो करेक्शन ऑफ एरर में हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि एरर कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, वो इंशाल्लाह वहां सीखेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अगला स्टेप जो होता है, अगला स्टेप, वो बिजनेस क्या करता है? इनकम स्टेटमेंट बनाता है। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाता है? मेन मकसद ये है कि बिजनेस चाहता है मुझे मेरा प्रॉफिट मालूम हो। तो सर प्रॉफिट का कैसे पता लगेगा? तो प्रॉफिट का एक जनरल रूल है, दैट इज जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी इनकम है उसमें से क्या कर दें आप? एक्सपेंसेस को माइनस कर दें। जो भी आपकी इनकम है, मतलब जो जो पैसा आपके पास आ रहा है, जो जो इनफ्लो हो रहा है रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से, जो जो पैसा आपके पास आ रहा है वो इनकम है। और जो जो आपके खर्चे हो रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए वो एक्सपेंसेस है। तो अगर आप इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपको आसानी के साथ पता लग जाएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो जनरल रूल ये। अब सीन ये होता है कि बिजनेस में बहुत सारी इनकम होती है, बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, तो एक सिंपल इक्वेशन से मसला हल नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट बनाते हैं, और उस स्टेटमेंट को प्यार से हम क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। उस स्टेटमेंट को हम प्यार से क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि बिजनेस को ये पता लगे कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, हमारा लॉस कितना हुआ है, वो पता लगे। क्योंकि असल तो बिजनेस हमारा वही मकसद है ना। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट एक पीरियड के लिए बनेगी। जाहिर है प्रॉफिट मालूम करना है तो प्रॉफिट रोज थोड़ी मालूम कर सकते हैं। प्रॉफिट कब मालूम करेंगे? साल के बाद। ज्यादातर बिजनेस क्या करते हैं, साल पूरा हो जाता है, साल के एंड पे देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम इनकम स्टेटमेंट तकरीबन ज्यादातर एक साल के लिए बनाते हैं, 12 महीनों के लिए बनाते हैं। तो हम इसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। अब अमूमन ये होता है कि अगर 1 जनवरी से साल शुरू हो रहा है तो 31 दिसंबर पे एंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास 2020 चल रहा है तो मैं 2020 लिख दूंगा। अच्छा, ये वेरी करता है। कुछ बिजनेस 1 जनवरी से शुरू होते हैं तो साल उनका एंड कब होगा? 31 दिसंबर पे होगा। कुछ बिजनेस जो है वो 1 फेब पे शुरू होते हैं तो उनका साल कब एंड होगा? उनके 12 महीने कब पूरे होंगे? फरवरी से लेके दिसंबर तक 11 महीने हो जाते हैं, और नेक्स्ट ईयर जो जनवरी का महीना आ रहा होगा उस तक उनके कितने हो जाएंगे? उस तक उनके हो जाएंगे 12 महीने पूरे हो जाएंगे। अगर हमारा साल शुरू होता है जून से, जून 2020 से शुरू होता है, ठीक है, तो जून से लेके दिसंबर तक 7 महीने हो जाते हैं, और आपके अगले नेक्स्ट ईयर 5 महीने जो है वो जाके पूरे होंगे मई तक पूरे होंगे। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि हम जो यहाँ लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, आपका साल कब एंड हो रहा है, तो ये क्वेश्चन में दिया होता है, हम उसके हिसाब से जाके लिखते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है अहमद बेटा, हमीर हमजा बेटा? यस सर। ठीक है सर। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है, हम दो कॉलम बनाते हैं। हम दो कॉलम बनाते हैं। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट के लिए जो सबसे पहला आइटम है वो है इनकम। ठीक है, अच्छा, इनकम स्टेटमेंट हमारे पास बहुत सारी बनती है।
अब जो अभी जो हम सीख रहे हैं वो है ट्रेडिंग बिजनेस की। वो किसकी? ट्रेडिंग बिजनेस की हम सीख रहे हैं। हम उस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट सीख रहे हैं जो ट्रेड करता है। कोई मुझे बता सकता है? मैंने आपको 3 तरीके बताए थे बिजनेस करने के, या तो आप ट्रेडिंग करें, या आप सर्विस करें, या फिर मैन्युफैक्चरिंग करें। तो इज देयर एनीवन जो मुझे बताए ट्रेडिंग किसे कहते हैं? एक चीज लेना, एक चीज देना। बाय एंड सेल करना, जैसे मैक्स बचत हो गया, जैसे दाऊद सुपर मार्ट हो गया, जैसे हमारे पास हर वो बिजनेस जो बाय करता है, जो दराज हो गया, जो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, बाय करते हैं एंड सेल करते हैं, हम उन बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे जो बड़ी मेन सोर्स होती है आपकी इनकम जो होती है, वो क्या होती है? वो आपका रेवेन्यू होता है। सेल्स रेवेन्यू भी कहते हैं, रेवेन्यू भी कहते हैं, सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे रेवेन्यू। पैसा कमाने के और भी तरीके हैं। आप बैंक में पैसा रख दें, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप अपनी कोई जगह, आपके पास बहुत बड़ी जगह है, आप अपनी जगह किसी और को लैंड कर दें तो आपको रेंट मिलेगा। लेकिन हम सबसे पहले मेन सोर्स लिखते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? मेन सोर्स लिखते हैं। मेन सोर्स हमारा क्या है? रेवेन्यू। मेन सोर्स हमारा क्या है? सेल्स। इसको प्यार से कुछ लोग सेल्स भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। अब होता ही है कि जो भी हमारी सेल्स होती है, समटाइम इसमें से कुछ वापसी भी होती है। हम जो भी सेल्स करते हैं इसमें से क्या होता है? कुछ रिटर्न भी हो जाती है, तो वो रिटर्न हम माइनस करेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, और उसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। सर ये क्यों माइनस कर रहे हैं? ताकि हमारे पास हकीकत में जो हमने कमाया वो आ जाए, हकीकत में जो हमारी सेल्स हुई है वो आ जाए। तो ये आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो नेट रेवेन्यू कहलाएगा। यहां तक मेरे साथ हैं बासित बेटा? बासित बेटा मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास प्राइमरी इनकम आ गई। हर बिजनेस की एक प्राइमरी इनकम भी होती है, और अमूमन वो हमारे पास होती है सेल्स। और सेकेंडरी इनकम भी होती है, लाइक रेंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, सेकेंडरी इनकम है। लेकिन हम पहले प्राइमरी इनकम लिखते हैं। उसके बाद ये जो हमने सामान सेल किया है, इस पे खर्चा भी आया होगा। अगर एक शोरूम वाला है, वो कोई गाड़ी सेल करता है, फॉर सपोज वो विड्स सेल करता है, तो उसने विड्स परचेज भी की होगी, उसकी परचेज प्राइस भी माइनस करनी चाहिए अगर आपने प्रॉफिट निकालना है। अगर आप मोबाइल का काम करते हैं, मोबाइल बाय करके आगे सेल करते हैं, तो आपने मोबाइल सेल किया, फॉर सपोज 20,000 के आपने मोबाइल सेल किए, तो उस मोबाइल को आपने खरीदा भी होगा ना। तो जो परचेज होती है हमारी, जो परचेज हम करते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्सपेंस। तो हम ट्रेडिंग बिजनेस में हम क्या करते हैं? जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, जिनकी इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उसमें हम सेल्स से पहले प्राइमरी एक्सपेंस माइनस करते हैं। प्राइमरी एक्सपेंस क्या होता है? आपने जो परचेज किया, आपने जो माल बेचा है, आपने जो ये माल बेचा है 20,000 का, ये आपने परचेज कितने का किया था, ये हम माइनस करेंगे, ताकि हमारे पास एक जीपी आ जाए, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए। मेरी बात गौर से सुनिएगा। इनकम स्टेटमेंट में अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले सारे एक्सपेंस माइनस नहीं करते, लाइक रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये माइनस नहीं करते। पहले हम प्राइमरी एक्सपेंस माइनस करते हैं। प्राइमरी एक्सपेंस क्या होता है? कि ये जो आपने सेल की है, ये जो आपने सामान बेचा है 20,000 का, जो सामान आपने बेचा था, ये खरीदा कितने का है, इसकी परचेज प्राइस क्या है, वो माइनस करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं? हेडिंग देंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स की, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ये जो सामान उन्होंने बेचा सर है, परचेजेस भी तो लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें एक इश्यू है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का पता है मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ये है कि जो सामान आपने सेल किया है उसकी कॉस्ट। अब मसला ये होता है कि हम जो परचेज करते हैं वो सारा थोड़ी बेचते हैं। मतलब अगर इस साल हमने 1 लाख का माल परचेज किया है, तो क्या ख्याल है, वही तुमने बेचा होगा, उसमें कुछ बच भी तो नो गया सर। होगा ना। तो इसीलिए हम यस यहाँ सर। लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है? कि ये सामान जो मैंने बेचा है, इसकी कॉस्ट, इसकी परचेज प्राइस। ठीक है, अब एक इशू है, दराज हो गया, मैक्स बचत हो गया, और दाऊद सुपरमार्ट हो गया। गौर से सुना, एक इशू है। वो इशू क्या है? कोई बिजनेस सामान को जब सेल करता है, तो वो उसकी सेलिंग प्राइस तो याद रखता है कि हमने जो सामान किया उसकी सेल्स कितनी है, वो रिसीट से पता लग जाता है।
दराज के पास रिसीट आ रही होंगी, मैक्स बचत के पास रिसीट आ रही होंगी, दाऊद सुपरमार्ट के पास रिसीट आ रही होंगी। हमें रिसीट से पता लग जाएगा कि हमने कितना सामान बेचा है आज पूरे साल में, सेल से पता लग जाएगा। लेकिन उनकी कॉस्ट क्या थी? ये बड़ी हेक्टिक जॉब है कि एक एक आइटम की कॉस्ट नोट करो। ये एक मुश्किल काम है, ठीक है, ये आसान काम नहीं। और ऊपर से अगर आपके पास कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं है तो और मसला हो जाएगा। तो इसके लिए बिजनेस क्या करता है, एक इनडायरेक्ट वे यूज करता है, इनडायरेक्ट वे कॉस्ट मालूम करने का कि ये जो सामान मैंने बेचा था इसकी कॉस्ट क्या थी, इनडायरेक्ट वे यूज करता है। आप लोगों से एक छोटा सवाल है मेरा, अमीर हमजा से सवाल है मेरा। अमीर हमजा, तुम्हारे पास सुबह जब तुम उठे तुम्हारे जेब में ओपनिंग बैलेंस था 1000, ओपनिंग बैलेंस था 1000, ठीक है। तुमने अपने फादर से बारो किए फर्दर 10,000। दोबारा सुनना अमीर हमजा, तुम सुबह को उठे तो तुम्हारे पॉकेट के अंदर 1000 का अमाउंट मौजूद था। तुमने अपने फादर से 10,000 और बारो किए, फिर तुमने जाके खर्चा किया, खूब जाके मजे उड़ाए, अयाशी की, एंजॉय किया, दोस्तों में, संगत यारी में, फादर के पैसा लगाते हैं सही, खूब एंजॉय किया। एट द एंड तुम्हारे जेब में जो क्लोजिंग बैलेंस था वो सिर्फ बचा कितना, 2500। और से मेरी बात सुनना, सुबह तुम्हारे जेब में 1000 थे, ठीक है, तुमने 10,000 फादर से बारो किए और जाके खूब खर्चा किया, खूब जाके खर्चा किया। अब तुमने याद नहीं किया कितना खर्चा किया, लेकिन तुम्हारे जेब में एट द एंड 2500 बच गए। मेरा सवाल है, तुमने कितना खर्चा किया होगा, कितने पैसे लगाए होंगे? अमीर हमजा, आर यू देयर? सर ये 8,500। 8,500। तुमने क्या किया? सर 1000 रुपए मेरे पास थे प्लस मैंने बारो किए 10,000 प्लस, और जो मेरे पास बच गए, क्योंकि ये तो खर्च नहीं हुए ना, जो क्लोजिंग बैलेंस है ये खर्च नहीं हुआ, ये तुमने किया माइनस। तो 11,000 में से तुमने 2,500 माइनस किए, 2,500 माइनस किए, यू गॉट 8,500। इट मीन्स तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर मैंने 8,500 खर्च किए। तो इसका मतलब ये कि अगर मुझे नहीं पता कि मैंने कितना खर्चा किया है, मैं याद नहीं रखता, तो मैं ओपनिंग बैलेंस में, जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है कैश का, और जितना मैंने किसी और से लिया वो, और जितना आखिर में बच गया वो माइनस कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा मैंने कितना कैश खर्चा किया। सेम एज यहाँ पर भी बिजनेस क्या करता है, बिजनेस को थोड़ी पता है कि हमारी कॉस्ट क्या थी, जो सामान बेचा है हमें थोड़ी पता है। तो उसके लिए बिजनेस एक टेक्निक यूज करता है, वो क्या, कि हमारे पास साल के शुरू में कितना माल था, साल के शुरू में कितना माल था, उसको हम क्या कहते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, वो लिख देता है साल के शुरू में कितना माल था। फिर हमने कितना परचेज किया, वो भी लिख देता है। अच्छा, परचेज में एक सीन है, आप अगर दराज से कोई चीज बाय करते हैं, अब्दुल बासित, अहमद, तुम लोग अगर दराज से कोई चीज बाय करते हो तो जो बिल आता है तुम्हारे पास, उसमें डिलीवरी कॉस्ट लिखी होती है या वो अलग से भरनी पड़ती है, जो उसके अंदर लिखी होती है बिल के अंदर? सर अलग डिलीवरी से कॉस्ट भरनी। लेते तो हैं। चार्ज करते हैं ना, आप गुल अहमद से बाय कर लें, दराज से बाय कर लें, कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करेंगे ना, तो वो डिलीवरी कॉस्ट क्या करते हैं, उसी बिल के अंदर लिख देते हैं आपको, यानी परचेज प्राइस के साथ लिख देते हैं। इन शॉर्ट, जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो, जब भी कोई चीज आप परचेज करते हो, एंड इफ देयर इज एनी डिलीवरी कॉस्ट, मतलब आप खुद नहीं जा रहे, आप घर पे बैठे मंगवा रहे हो, इफ देयर इज एनी डिलीवरी कॉस्ट, तो डिलीवरी कॉस्ट वो क्या करेगा, परचेज प्राइस के साथ लिखेगा। जो आपका जो बिजनेस है जिससे आप बाय कर रहे हैं, वो डिलीवरी कॉस्ट क्या करेगा, परचेजेस के साथ ही लिख देगा। मतलब आपको, और हमारे पास भी क्या होता है कि कोई भी बिजनेस अगर किसी और से माल बाय करता है तो परचेज प्राइस के साथ साथ डिलीवरी कॉस्ट भी वो उसको पे कर रहा होता है, जिसको आप लोग प्यार से क्या कहते हैं, कैरेज इनवर्ड कहते हैं। तो हमारे साथ जो कैरेज इनवर्ड है वो परचेज के साथ ही आता है। परचेज इनवर्ड जो है वो कैरेज इनवर्ड के साथ ही आता है, मतलब आप जो भी बिल पे करते हो उसके साथ कैरेज इनवर्ड लगा हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं उसके बाद हमें परचेजेस लिखनी होती है, तो परचेजेस के अंदर हम कैरेज इनवर्ड भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये उसके साथ ही है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये भी हम उसके साथ लिख देते हैं, ये प्राइमरी एक्सपेंस है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है कि आप जितनी भी यस प्रोडक्ट सर। बाय करेंगे डिलीवरी कॉस्ट साथ में लेनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप परचेजेस में से कुछ वापस करें, ऐसा हो सकता है, यस सर, कुछ वापस कर सकते हैं। तो इफ देयर इज एनी परचेज रिटर्न,
या फिर रिटर्न आउटवर्ड है कोई, तो हम वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और आखिर में कुछ माल बच भी जाता है जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये आप इसमें से माइनस कर देंगे और जो आपके पास आंसर आएगा जो आपके पास आंसर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो आपके पास आखिर में जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये कि हमने सिर्फ प्राइमरी एक्सपेंस माइनस किया। प्राइमरी, ये जो एक्सपेंस होते हैं ना हमने ऊपर लिखे हुए हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ये प्राइमरी एक्सपेंस कहलाते हैं। इसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्सपेंस। हमने सिर्फ प्राइमरी एक्सपेंस माइनस, एक्सपेंस दूसरे भी होते हैं लाइक रेंट हो गया, लाइक इंश्योरेंस हो गई, ये भी हमारे एक्सपेंस है, लेकिन हम बाद में माइनस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि भाई हमने जितना माल बेचा है और जितने का खरीदा है इस पे हमने कितना कमाया, ताकि हम कितने बेहतर हैं, हम कितने एफिशिएंट है सामान सेल करने में। तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है बिफोर डिडक्शन। ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है बिफोर डिडक्शन, यानी दूसरे एक्सपेंस इसमें से माइनस नहीं हुए। यहां तक मेरी बात क्लियर है? अब्दुल बासित, हमजा, अहमद, ठीक है। हम सेल्स लिखते हैं और सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें डायरेक्टली पता नहीं लगती, तो उसके लिए एक तरीका यूज करते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा, सुकून से बेटा देखते जाए। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पता नहीं होती, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए इनडायरेक्ट वे यूज करते हैं। हम सवाल जब करेंगे ना तो ये चीजें गिवन होंगी सारी, हमें एज इट इज पुट करनी होगी, बस ये चीजें गिवन होंगी। अब आते हैं आगे। सर हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का मतलब होता है जेब में कितने पैसे आए, सब कुछ माइनस करके। तो ऊपर आपने इक्वेशन में लिखा है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दूसरे भी तो होते हैं और इनकम दूसरी भी तो हो सकती है। यहाँ तो सेल्स लिखी हुई है और एक्सपेंस में सिर्फ परचेज एंड कैरेज इनवर्ड आया हुआ है, तो बाकी एक्सपेंसेस तो वो भी माइनस करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फर्दर काम करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एड अदर इनकम। अगर कोई दूसरी इनकम है, कोई सेकेंडरी इनकम है, तो वो भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सर दूसरी कौन सी इनकम आ सकती है सेल्स के अलावा? आप में से कोई बता सकता है कोई इनकम है दूसरी? डिस्काउंट रिसीव हो गया। रेंट वैसे एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर रेंट रिसीव का वर्ड यूज हो रहा है, रेंट रिसीव का वर्ड यूज हो रहा है, मतलब आपको रेंट मिल रहा है, आपने किसी को जगह दी हुई है, तो फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड का वर्ड यूज हुआ है तो कमीशन इनकम हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड का वर्ड यूज हुआ है तो इंटरेस्ट आपकी इनकम हो जाएगा। तो अगर कोई और इनकम है तो वो भी हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये जो मैंने किया ना ये टोटल है, मतलब अगर फॉर सपोज अगर ये हो गया 100 और ये हो गया 100, सो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। काम को इजी करने के लिए हम टोटल एक तरफ लिखते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? अब्दुल बासित, अमीर हमजा, अहमद, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम लिखेंगे और एक्सपेंसेस, बाकी एक्सपेंसेस वो भी माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे लेस, दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हम माइनस करेंगे। सर दूसरे एक्सपेंसेस हमारे पास क्या हो सकते हैं? दूसरे एक्सपेंसेस हमारे पास आ सकता है रेंट, इंश्योरेंस, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा था सर ये कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेजेस, ओ सॉरी कैरेज आउटवर्ड,
कैरेज इनवर्ड क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेजेस, ये हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारा प्राइमरी एक्सपेंस होता है, ये प्राइमरी एक्सपेंस होता है हमारा, तो ये ऊपर आता है। और कैरेज आउटवर्ड हमारा सेकेंडरी एक्सपेंस होता है, यानी सामान बेचने पे होता है, सामान खरीदने पे नहीं होता, सामान बेचने पे होता है, बेचना बाद में आता है, तो ये सेकेंडरी एक्सपेंस होता है, इसीलिए हम इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड हमारे पास नीचे आएगा। तो कोई भी एक्सपेंस है, रेंट हो गया, यूटिलिटी हो गई, इंश्योरेंस हमारे पास हो गया, वेजेस एंड सैलरीज हमारे पास हो गई, डिस्काउंट अलाउड हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, जितने भी हैं वो आप लिखें, उन सबका टोटल करें, और ये टोटल यहां से आप माइनस करें, यहां से आप माइनस करें। ये जो कॉलम होता है ना हमारे पास, ये वाला, ये टोटल का कॉलम होता है, ये टोटल का कॉलम होता है, इसमें टोटलिंग आती है। लाइक कॉस्ट ऑफ सेल्स एक बड़ी फिगर है, तो उसको हमने यहाँ प्लस किया और यहाँ इसकी टोटल वैल्यू लिख दी। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, हमने यहाँ सबको लिखा और उसका टोटल यहाँ लिखा। अदर इनकम बहुत ज्यादा है, तो यहाँ हमने सबका लिखा अलग अलग करके, सेपरेट करके, एंड देन यहाँ पे टोटल लिखा। अच्छा जी, आखिर में क्या होगा, इन सबको प्लस माइनस करके हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, अगर प्लस में आंसर आ रहा है। नेट प्रॉफिट भी उसको हम कहते हैं अगर प्लस में आंसर आ रहा है। लेकिन अच्छा वर्ड क्या, हम क्या लिखें? नेट का मतलब होता है सब कुछ माइनस करके, अच्छा मतलब क्या, हम उसको लिखें प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगर प्लस में आंसर आ रहा है। और माइनस में अगर आंसर आ रहा है, फॉर सपोज माइनस में आंसर आ रहा है, तो नेट लॉस भी होता है, और उसको हम लॉस फॉर द ईयर भी कहते हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर है? जी गाइस, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? अहमद, अमीर हमजा, अहमद, अमीर हमजा, अब्दुल बासित। यस सर। ठीक है, ये फॉर्मेट नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एक सवाल करते हैं। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वानिया बेटा, निशा बेटा, बाकी जितने भी लोग हैं मुझसे सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल है तो। इज देयर एनी क्वेश्चन? या सवाल कर रहा हूं समझाने के लिए? ये सारे सेकेंडरी एक्सपेंस है, ठीक है बेटा, ये जो है हमारे पास ये होते हैं सेकेंडरी एक्सपेंसेस। ठीक है, आप लोग सवाल नहीं कर रहे, चलो फिर मैं सवाल कराता हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं सवाल कराता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यस सर बोल दें मुझे माइक के अंदर, या बता दें। यस सर। ओके, अब हम सवाल करते हैं। ठीक है, अब हम सवाल करते हैं, मैं आपको सवाल में ये करके दिखाता हूँ। अच्छा, जब आप सवाल करेंगे ना, तो हो सकता है सवाल में ये सेल्स रिटर्न नहीं हो, नहीं हो तो फिर नहीं लिखना। ठीक है, हो सकता है सवाल में कैरेज इनवर्ड नहीं हो, नहीं हो तो फिर नहीं लिखना। जो आइटम है आपने उसको लिख के काम करना है, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा जी, तो हम सवाल करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल है, मैं इसको करवा रहा हूँ। फॉर सपोज मैं ऐसा कर लेता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। कॉपी एंड देन पेस्ट करवाता हूँ। ठीक है, अब ये एक सवाल है, आपको ट्रायल बैलेंस दी हुई है और आपको कहा है कि इनकम स्टेटमेंट बनाए।
आपको ट्रायल बैलेंस दी हुई है और आपको कहा गया है कि इनकम स्टेटमेंट बनाए। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, हेडिंग देंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और यहां लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। उसके बाद लिखेंगे 31st। अब यहाँ डेट नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं अपनी तरफ से 31 दिसंबर 2020 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे, एक टोटल का और एक वर्किंग का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू की फिगर ये रही आपके पास 1,37,900। तो हम यहाँ लिख देंगे 1,37,900। ठीक है बेटा। उसके बाद सर क्या आएगा, उसके बाद अगर आपने फॉर्मेट देखा हो तो फॉर्मेट में दूसरी चीज क्या है हमारे पास, सेल्स रिटर्न। तो हम देखेंगे सेल्स रिटर्न है या नहीं है, सेल्स रिटर्न है या नहीं है। तो रेवेन्यू क्रेडिट पे आता है, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पे आती है। तो देख लें, इज देयर एनी सेल्स रिटर्न और नॉट। तो ये देखें रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है, ये वाला आइटम। तो हम रिटर्न इनवर्ड को हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड, ये माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये माल वापस आया है, ये माल वापसी हुआ है। तो ये कितना बन जाएगा 400। इसको आप माइनस कर दें और जो नेट आंसर है वो आप मुझे बताएं कितना आ रहा है। अगर ये नहीं होता तो फिर मैं कुछ भी नहीं करता, मैं खाली बस रेवेन्यू लिख के आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख देता। नेट रेवेन्यू तब आता है जब रिटर्न इनवर्ड हो आपके पास। तो ये हो जाएगा 137,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है अहमद बेटा, बासित बेटा? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेस यस सर। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने बताया आपको कभी कभार सवाल में मतलब नहीं आती। तो अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए क्या करेंगे, इनडायरेक्टली, यानी मैंने तरीका बताया पीछे देखने। ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी, परचेजेस आएगा, कैरेज इन्वेंट आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, और अगर कोई आउटवर्ड है तो आएगा। ये पूरा फॉर्मेट है, ये आप सवाल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या आपके पास सवाल में कोई ओपनिंग इन्वेंट्री है? यस सर, ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री 6,900। तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री लिख देते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 6,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 6,900 हमने लिख दी। अब दूसरा आइटम क्या है सर, परचेजेस। अच्छा, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, लाइक पहला साल है, तो फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे, फिर आप परचेजेस स्टार्ट करेंगे। सो परचेजेस कहाँ है, ये रहा परचेजेस, देख सकते हैं। परचेजेस हमारे पास कितना आ रहा है, 41,300। कोई कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड, एक कैरेज आउटवर्ड होता है, एक कैरेज इनवर्ड होता है, हमें इनवर्ड चाहिए, सिर्फ इनवर्ड। तो वो कितना है, 9,400। हम कैरेज इनवर्ड लिख देते हैं। कैरेज इनवर्ड कितना है, 9,400। अच्छा जी सर, उसके बाद क्या आएगा, इफ देयर इज एनी परचेज रिटर्न। अगर कोई परचेज रिटर्न है या रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब सामान वापस जा रहा है, हम वापस कर रहे हैं। इज देयर एनी परचेज रिटर्न, सर देख लेते हैं, रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न, नीचे जाके देखें। परचेज अगर डेबिट साइड पे आएगा तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो रिटर्न आउटवर्ड ये रहा, रिटर्न आउटवर्ड ये रहा। तो हम लिख देंगे 500। ये माइनस करते हैं क्योंकि ये माल हमने बेचा नहीं है, ये वापस किया हमने, ये बिका नहीं है। ठीक है, इसलिए माइनस करेंगे। जो माल हमने खरीदा है हमारे पास है वो ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें से हमने सामान सेल किया होगा। और जो माल हमारे पास नहीं है या बच गया है, मतलब बेचा नहीं है, तो वो माइनस करते हैं।
तो रिटर्न आउटपुट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आते हैं सबसे आखिरी आइटम, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको ट्रायल बैलेंस के एंड में दी जाती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं आती, ये ट्रायल बैलेंस के एंड में दी जाती है। तो ये आपको सवाल से पता लगेगी। तो मैं आपको सवाल जरा ओवरव्यू कराता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आप देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही, क्योंकि डेट है 1 जुलाई 2014, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 जुलाई 2014। अगर साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2014 पे, तो एंड हो रहा होगा जून 2015 पे। तो जून 2015 ये है क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास। तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आती, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो परचेज और ओपनिंग इन्वेंट्री आता है उसमें ये फिगर इंक्लूडेड होती है। तो ये ट्रायल बैलेंस के अलावा आती है, इस पर हम बात कर चुके हैं। ये ट्रायल बैलेंस के इंफॉर्मेशन में आती है, अलग से आती है, ठीक है। तो ये कितना आपके पास है, इन्वेंट्री 30 जून 2015 7500। तो हम ये वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे जो हमारे पास ईयर एंड पे आ रही है। तो ये हो जाएगा 7500। इसका हम टोटल करेंगे। आप जब तक टोटल करें मैं ईयर एंड की डेट सही कर लेता हूं। मुझे बता दें टोटल कितना आया। जी बेटा, मैं टोटल बताएं कितना आया। 6,900 प्लस 41,300 प्लस 9,400 माइनस 500 फिर 7,500। मुझे बताएं टोटल कितना आया। बेटा कोई मर्द मुजाहिद है या औरत मुजाहिदा अगर है तो मुझे बताएं टोटल 49,600 49,000 49,000 49,600 49,600 ठीक है बेटा, 49,600 ठीक है। हम लिख देंगे 49,600 और ये माइनस करना है आपने, ठीक है। ये एक्सपेंस है आपका, खर्चा है यार। इसका हम टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। मतलब 137,500 ये जो दिया हुआ आपको, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे आप। ये वाला प्लस करें, ये वाला माइनस करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। जी बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दें कितना आ रहा है। $137,500 माइनस 49,600। मुझे बता सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। $87,900 87,900 ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अदर इनकम। तो अदर इनकम पहले देख लें एक बार, अदर इनकम है नहीं। इनकम कोई भी होगी तो क्रेडिट साइड पे आएगी। ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड है और ये वाली डेबिट साइड है। तो क्रेडिट साइड पे देख लें कि कोई इनकम है या नहीं है। तो ये तो रेवेन्यू है, लीव इट। ये डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम में आएगा, सर ये आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, नहीं आएगा। रिटर्न आउटवर्ड हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, ये भी नहीं आएगा अदर इनकम में। ट्रेड पेबल नो सर ये लायबिलिटी, ये नहीं आएगा। कैपिटल ये कैपिटल है, ये नहीं आएगा। लोन ये नहीं आएगा। सर ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट सिर्फ दो चीजों पे बनती है, इनकम और एक्सपेंस। तो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों का यहाँ कोई काम नहीं है। इन तीनों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। इसमें इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। तो अब हमें अदर इनकम लिखनी है। तो अदर इनकम में सिर्फ एक ही आइटम है, एक ही आइटम है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हम ये लिख लेंगे। तो कभी कभार ये होता है कि बच्चे हेडिंग भी नहीं देते ऐड अदर इनकम, अगर एक ही आइटम है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे डायरेक्ट ऐड कर दें डिस्काउंट रिसीव, या आप हेडिंग दे दें ऐड अदर इनकम और उसमें आप लिखें डिस्काउंट। ये सेकेंडरी इनकम है, तो ये जीपी के बाद आती है, क्योंकि असल बिजनेस तो हमारा सेल्स का है ना, रेवेन्यू का है। तो डिस्काउंट रिसीव, अब इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है,
यानी आप पहले यहाँ लिखें फिर उसके बाद यहाँ लिखें, ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक ही आइटम है, सिंगल आइटम है। तो हमारे पास डिस्काउंट कितना आ रहा है, 800 आ रहा है। अब 800 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे लेस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस माइनस करने, ठीक है बेटा, एसेट नहीं, एक्सपेंसेस माइनस करने। तो एक्सपेंसेस आप आइडेंटिफाई कर लें। यहां तक तो हमने काम कर लिया है, इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज नोट, ये हमने कर लिया है। कैरेज आउटवर्ड मिसिंग है, एक्सपेंस में आएगा, वेजेस आएगा, इंश्योरेंस आएगा, रेंट एंड सैलरीज आएगा, मोटर व्हीकल एक्सपेंस आएगा, जनरल एक्सपेंस आएगा। एक्सपेंसेस का कैसे पता लगेगा, वो डेबिट साइड पे आ रहे होंगे। तो यहां से लेके यहां तक ये सारे एक्सपेंसेस हैं। सर ये रिटर्न इनवर्ड या आप ऊपर एडजस्ट कर चुके हैं। मोटर व्हीकल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये एसेट है। तो इनकम स्टेटमेंट में इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं, एसेट नहीं आता। इक्विपमेंट नहीं आएगा, एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएगा, एसेट है। कैश नहीं आएगा, एसेट है। ड्राइंग नहीं आएगा, कैपिटल के साथ एडजस्ट होता है। तो सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस ये रहे आपके सामने, ये हम सारे लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कितना है हमारे पास, 1300 लिख देते हैं। दूसरा क्या है, वेजेस, वेजेस कितना है, 34,700 हमने लिखा। फिर क्या आएगा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है, 1800। फिर रेंट एंड रेट्स कितना है, 10,800। फिर मोटर व्हीकल एक्सपेंस है, मुझे बताइएगा अगर मैं कोई गलती नहीं करूं, अगर कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा। मोटर व्हीकल एक्सपेंस 4,200, ठीक है। एंड सबसे आखिर में है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कितने हमारे पास, 22,800, ये है हमारे पास, ठीक है। देख लें एक बार, फिर भी हम मैच कर लेते हैं। कैरेज आउटवर्ड 1300 लिख दिया, वेजेस 34,700 लिख लिया, इंश्योरेंस 1,800 लिख लिया, रेंट एंड रेट 10,800 लिख लिया, मोटर व्हीकल एक्सपेंस 4,200 लिख लिया, और जनरल एक्सपेंस 22,850 है, ठीक है, 850 है। तो 850 हम लिख देते हैं। और कोई एक्सपेंस है, नो सर। बाकी जो है हमारे पास एसेट है, अगर आप देख लेना ये जितने भी आइटम आ रहे हैं ये एसेट के अंदर आते हैं, ये नहीं आएंगे हमारे पास। इन सब का टोटल करें और बताएं कितना आया। अहमद बेटा बी क्विक, सिर्फ इनका टोटल करो, ये इनका, ये एक्सपेंसेस का टोटल करो सिर्फ एक्सपेंसेस का टोटल करो जी, Sir, सिर्फ total एक्सपेंसेस का जी बेटा। 75,650 है। 75,650 है, ये आप माइनस कर लें इसमें से, ठीक है, ये आप माइनस कर लें। 75,650 आप ये माइनस कर लें। अच्छा अब आपने करना क्या है, ये प्लस करें, ये प्लस करें और ये माइनस करें, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जीपी आपने निकाला था सिर्फ, क्योंकि यहाँ तक आपने लाइन लगा ली है, मतलब ये ऊपर सारा कर लिया है आपने। तो आप ये स्टार्ट करें 87,900, उसमें 800 डिस्काउंट रिसीव का प्लस करें, और जितने एक्सपेंसेस हैं ये आप माइनस करें, ये जो टोटल है ये माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्लस में आंसर आएगा 13,050। प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 13,050 आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, हो जाएगा ये, हो जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। जी बेटा, यहाँ तक कोई इशू, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। वानिया बेटा, स्नेहा बेटा, हफ्सा बेटा, निशा बेटा, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा हो मुझसे पूछ सकते हैं। शाफ बेटा,
एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है बेटा। ओके, तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको सवाल दूंगा, आज 2 सवाल दूंगा, 2। आपने उसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, मैं आंसर भी उसका भेज दूंगा, मैं इसका आंसर भी भेज दूंगा, ठीक है। आपने इनकम स्टेटमेंट, इसमें और चीजें भी आती हैं, लाइक ये जो मैंने कैरेज इनवर्ट लिखा है ना, कैरेज इनवर्ट लिखा है। कभी कभार ये होता है कि हम बाहर मुल्क से माल मंगवा रहे होते हैं, तो वो कैरेज इनवर्ट का वर्ड यूज नहीं देगा, इस एक्सपेंस को खोल देगा, बोलेगा एयर फेयर, ठीक है, सी फेयर बोल देगा। सी फेयर किसे कहते हैं? शिप के जरिए माल मंगवा रहा हूँ तो वो कॉस्ट। एयर फेयर जो जहाज के जरिए मंगवा रहा हूँ वो कॉस्ट। और कभी कभार कस्टम ड्यूटी भी लिख देता है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि अगर मैं बाहर मुल्क से माल मंगवा रहा हूँ फॉरेन कंट्री से, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुझसे अलग से एक पैसे लेती है कि आप पाकिस्तानी माल नहीं खरीद रहे, बाहर का माल खरीद रहे हो। तो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करती है, हम पे टैक्स लगाती है, वो हमें लाजमी देना होता है, वो परचेजेस के साथ ही शामिल होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि कैरेज इनवर्ट के साथ साथ यहाँ पे सी फेयर, एयर फेयर और कस्टम ड्यूटी भी आ सकता है, वो भी हमारे पास कैरेज इनवर्ट का ही पार्ट होता है। मतलब आप जो भी चीज बाय करेंगे बाहर से, परचेज प्राइस के साथ साथ और सी फेयर के साथ साथ आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, अदरवाइज आप वो गाड़ी यूज ही नहीं कर सकते, वो मंगवा ही नहीं सकते पाकिस्तान। ठीक है बेटा, सो यहीं तक हम क्लास एंड करते हैं। मैं आप लोगों को घर के लिए सवाल दे रहा हूँ, वो ग्रुप में भेज दूंगा।